हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम राजस्थान के बौद्धिक स्वरूप के बारे में पढ़ रहे थे। हमने 3 पार्ट पढ़ लिए थे, पश्चिमी मरुस्थल और अरावली पर्वतीय प्रदेश और पूर्वी मैदान। आज पढ़ेंगे दक्षिणी पूर्वी पठार के बारे में। लेकिन उससे पहले हम जो पूर्वी मैदानी प्रदेश था उसके बारे में थोड़ा सा और एक बार जान लेते हैं। जो धरातली प्रदेश के बारे में हम पढ़ रहे हैं, HM सक्सेना सर के अनुसार जो 4 प्रदेशों में बांटा हुआ है भौतिक विभाजन के रूप में। तो देखते हैं थर्ड पार्ट को, पूर्वी मैदानी प्रदेश को। बात की थी हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ था। अरावली पर्वतीय प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी साइड में विंध्याचल की श्रेणियाँ, MP में जो मालवा बोला जाता है, जो दक्कन के पठार का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, भारत के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में आ जाता है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा भारत के प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से में आ जाता है। देखते हैं उसको अच्छे से। ये मरुस्थल है, हमने पढ़ लिया फर्स्ट पार्ट। अरावली पर्वतीय प्रदेश पढ़ लिया और ये पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में थोड़ा एक बार और देख रहे हैं। हमने वैसे पढ़ लिया है और लास्ट पढ़ेंगे दक्षिणी पूर्वी पठार के बारे में। तो हमने बताया था कि इधर में विंध्याचल की श्रेणियाँ हैं, ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है। इन दोनों के बीच में दोनों से निकलने वाली नदियों द्वारा अवसादों को ला करके पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण किया गया था। क्योंकि पहले पूर्वी मैदानी प्रदेश था वो एक घाटी था दोनों के बीच में। जैसे जैसे इन पहाड़ों पे, इन पर्वतों पे, इन पहाड़ियों पे, पहाड़ी बोल सकते हैं इनको, वैसे पहाड़ियों में बरसात हुई। अब इनसे नदियाँ निकली तो उनके साथ अवसाद आए, अवसादों का जमाव हुआ घाटी में और धीरे धीरे उसका पुनर्भरण हुआ और उसमें जलोढ़ का जमाव हुआ और पूर्वी मैदान का निर्माण हुआ। किस तरीके से? ये अरावली पर्वतमाला है, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ये राजस्थान में, ये MP में। बारिश हो रही है, नदियाँ आएंगी, धीरे धीरे जल आएंगे इस घाटी में। दोनों के बीच में ये घाटी है, इधर से भी वर्षा हो रही है विंध्याचल पर्वत श्रेणी पे। ये भर दिया, ये घाटी प्रदेश भर दिया। पूर्वी मैदानी प्रदेश पहले क्या था? घाटी। जलोढ़ों का जमाव हुआ इसमें, तभी इसमें सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ पाई जाती है, जलोढ़ का मैदान कहते हैं। और सर्वाधिक अच्छी फसल की जाती है इसमें, और खाद्यान्न का भंडार है ये। और खाद्यान्न का भंडार होगा तो सिंचित क्षेत्र भी होगा ये। तो बोला जाता है यहाँ पे कि नलकूपों द्वारा, कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। और नदियों का प्रदेश है, नदियों द्वारा, जैसे इसकी प्रमुख नदियाँ हैं बड़ी बड़ी हमने देखी थी। अरावली से निकलने वाली नदियाँ हैं बनास, बाणगंगा। विंध्याचल से निकलने वाली है चंबल, माही। अब एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, राजस्थान के पूर्वी प्रदेश का निर्माण किस तरीके से हुआ था? अरावली, नंबर 1, अरावली पर अरावली से निकलने वाली नदियों द्वारा, अरावली से निकलने वाली नदियों व उनकी सहायक नदियों द्वारा, यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश से निकलने वाली नदियों व उसकी सहायक नदियों द्वारा, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियों व उनकी सहायक नदियों द्वारा। क्योंकि प्रमुख नदी तो विंध्याचल से 2 ही हैं, बड़ी बड़ी नदी होती हैं, जैसे चंबल है और माही है। उसी तरीके से अरावली पर्वतीय प्रदेश से 2 बड़ी बड़ी निकलती हैं, बनास और बाणगंगा। लेकिन इनकी छोटी छोटी नदियाँ हैं जिनसे कहीं नहरों का रूप दे दिया जाएगा आगे चल करके, तो नहरी सिंचित क्षेत्र भी बनेगा। जैसे माही नदी है, माही पे छोटी छोटी नहरें निकाली जाएंगी, बीजामाला। ऐसे ही काफ़ी सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट के रूप में, जैसे जिलों में पहाड़ी इलाका है कहीं तो सिंचाई के लिए उनको सुलभ बनाया गया है। तो उसी तरीके से देखते हैं हम, अरावली पर्वतीय माला से बनास, बाणगंगा निकल रही हैं। बनास नदी खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। खमनौर की पहाड़ी हल्दी घाटी के युद्ध के लिए जानी जाती है। खमनौर की पहाड़ी एक लिए और प्रसिद्ध है, यहाँ पे चैती दसमक गुलाब की खेती की जाती है। जैसे पुष्प मंडी अजमेर में सर्वाधिक फूलों की, अगर पुष्प मंडी पूछता है तो अजमेर है, क्योंकि अजमेर में सर्वाधिक नर्सरियों द्वारा, नर्सरी होती है ना, नर्सरियों द्वारा उनके पुष्पों को बढ़ावा दिया जा रहा है और नई नई किस्में पुष्पों की विकसित की जा रही हैं, जिससे अच्छे तरह तरह के आधुनिक पुष्प विकसित हों और व्यापार को बढ़ावा मिले। तो खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। तो खमनौर में इसका जो भाव क्षेत्र है उसको पीडमांड कहते हैं। क्या कहते हैं? पीडमांड। और जैसे ही खमनौर से आगे चित्तौड़ जाएगी, चित्तौड़ से थोड़ा ऊपर की ओर भीलवाड़ा जाएगी, भीलवाड़ा के जस्ट ऊपर अजमेर है और साइड में टोंक है, सवाई माधोपुर है। सवाई माधोपुर में जाते ही रामेश्वर में बनास, चंबल,
में मिल जाएगी, और चंबल बना सीप हो रही, त्रिवेणी संगम होगा वहाँ पर। लेकिन उससे पहले टोंक और जो भीलवाड़ा की सीमा है उस वहाँ पे इसको खैराड़ बोलते हैं, खैराड़, उसके मैदान को क्या बोलते हैं, खैराड़। और तभी वहाँ पे बताया जाता है कि जो क्षेत्र है उसको वहाँ पे बोली कौन सी बोली जाती है, खैराड़ी बोली, खैराड़ी। पीडमंड, इसके भाव को पीडमंड राजसमंद में बोला जाता है। खैराड़ भीलवाड़ा व टोंक की सीमा पे बोला जाता है। मालपुरा करौली का मैदान, ये 3 पार्ट हैं इसकी, पीडमंड, खैराड़ और मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा टोंक में पड़ता है और टोंक से लेकर के सवाई माधोपुर तक ऑप्शन आता है कि मालपुरा और करौली का मैदान कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है, तो टोंक से और सवाई माधोपुर तक, क्योंकि पहले करौली उसी हिस्से में आता था, अब अलग है तो उसको बोला उसी नाम से जाता है, मालपुरा और करौली का मैदान। तो बनास के 3 बहाव चित्र हो गए, 3 मैदान हो गए। तो नंबर 1 पीडमंड, जिसको राजसमंद में ही बोला जाता है। एक खैराड़ी है, खैराड़ी प्रदेश भी है, खैराड़ी बोली भी है, खैराड़ी क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा, जिसको वो टोंक और भीलवाड़ा की सीमा पर बोला जाता है उसको। आगे चल करके सवाई माधोपुर में उसको मालपुरा और सवाई माधोपुर के बीच में, यानी टोंक मालपुरा टोंक में पड़ता है, वहाँ से लेकर के सवाई माधोपुर तक उसको मालपुरा करौली का मैदान कहा जाता है उसको। उसी तरीके से नंबर 2 अरावली से निकलने वाली नदी है बाणगंगा, इससे अर्जुन की गंगा, ये बैराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। ताला नदी भी कहते हैं इसको, रुंडत नदी भी कहते हैं, ये आंतरिक प्रवाह की नदी हमने बताया था। और ये केवलादेव घना तक ही जाती है, पहले ये यमुना में जाती थी, यमुना नदी में मिलती थी, बंगाल की खाड़ी में गिरती थी, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी भी कहा जाता था इसको। लेकिन प्रेजेंट में ये अपना जल का समापन केवलादेव घना में कर लेती है, इसलिए इसे आंतरिक प्रवाह की नदी माना जाता है। और इसके मैदानी क्षेत्र को रोही का मैदान कहा जाता है। बाणगंगा के भाव क्षेत्र जो मैदानी क्षेत्र है उसको रोही का मैदान कहते हैं। ये जयपुर से निकलती है और दौसा, अलवर, भरतपुर, ये 4 जिलों में बहती है। बात करते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इसे चंबल और माही निकलती हैं। चंबल जनापाव की पहाड़ी हमने बताया था, एमपी से निकलती है, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, उसके बाद में आगे राजस्थान में बहती है। तो ये अवनाल का कंदरा निर्माण बीहड़ के लिए जानी जाती है, इससे सर्वाधिक अवनाल का प्रदन होता है, कंदराओं का निर्माण होता है, खड्डे बनते हैं, और बीहड़ भूमि इसके क्षेत्र को बोला जाता है, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर में। माई के बारे में पढ़ा था हमने, ये मेद झील एमपी से निकलती है, कांठल और मेवल इसके 2 किनारों को दो नामों से जाना जाता है। जैसे ही ये प्रतापगढ़ में प्रवेश करेगी तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा पर इसके क्षेत्र को बोला जाएगा कांठल। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच जो सीमा इसकी उसको बोला जाएगा कांठल। और मेवल जैसे ये ऐसे निकलती है, ये राजस्थान का मैप देखो थोड़ा सा, तो ये नीचे से आती है एमपी से, इधर एमपी है, मध्य प्रदेश, ऐसे आती है ये और ऐसे प्रवेश करती है, ऐसे चली जाती है। ये अरब सागर खाड़ी है, इधर बंगाली खाड़ी आएगी, तो ये दक्षिण से प्रवेश करती है, दक्षिण में वापस मुड़ जाती है, तो ये प्रतापगढ़ है और ये बांसवाड़ा है। तो ये क्षेत्र तो ये तो कहलाएगा कांठल। और इधर जैसे ही बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये डूंगरपुर ऊपर, बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा पे इसको कहते हैं मेवल प्रदेश, मेवल या मेवल का मैदान या मेवल का क्षेत्र, इस नाम से जाना जाता है। दोस्तों हमने पूर्वी मैदान के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि पूर्वी मैदानी प्रदेश है, उसमें एक सर्वाधिक कृषि की जाती है, तो एक वनस्पति के रूप से भी देख सकते हैं कौन सी वनस्पति पाई जाती है। अभी वीडियो मेंस में क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। कौन सी? पतझड़। और वर्षा 60 से 90 सेंटीमीटर होती है। जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिसे एलपी साइंस की भाषा में एलपी सॉल्ट्स कहते हैं इसको, वैज्ञानिक भाषा में। और खनिजों में निर्धन है, जैसे अरावली क्षेत्र में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं और मरुस्थल में भी पाए जाते हैं, तो हाड़ौती प्रदेश में भी पाए जाते हैं। लेकिन ये पूर्वी मैदान है, ये खनिजों में निर्धन है, लेकिन धन्य धान्य कृषि क्षेत्र में काफ़ी सुलभ है, आगे है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में पढ़ा। अब दक्षिणी पूर्वी पठार के बारे में पढ़ेंगे, अगला बोलिए।